नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विधान परिषद की 2 सीटों पर एनडीए के दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया है, जिसमें इन दोनों ही सीटों पर विधानसभा की नामांकन किए जा चुके हैं। शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने अपना नामांकन अब से कुछ वक्त पहले ही किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे और एनडीए के कई अन्य नेताओं की मौजूदगी भी इस दौरान रही। हालांकि सीएम नीतीश इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित सवाल को टालते हुए नजर आए। तो देखिए वो तस्वीरें भी आपके सामने और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपके सामने, जिसमें शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी जो कि वीआईपी के अध्यक्ष हैं, इन दोनों ने ही नामांकन कर दिया है। और मीडिया के सामने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी थी, उन्होंने कहा कि अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और इसी तरह से एनडीए को मजबूती प्रदान करते हुए ये दोनों भी नजर आएंगे। जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में सवाल पूछे गए, उसे बड़ी ही साफ गोई के साथ यहां पर टालते हुए नजर आए नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि अब यही बाकी है और इंतजार इसके लिए आपको थोड़ा करना होगा। तो एनडीए के कई नेता इस नामांकन के दौरान मौजूद रहे और मंत्रिमंडल के विस्तार पर हालांकि नीतीश कुमार इस सवाल को टालते हुए नजर आए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, शाहनवाज हुसैन ने बतौर एनडीए उम्मीदवार एमएलसी चुनाव के लिए अपना नामांकन कर दिया है। शाहनवाज हुसैन ने इस नामांकन के दौरान कहा कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मैं बिहार वापस आ गया हूं, तो वो बात ये जान ले कि मैं बिहार से कभी बाहर था ही नहीं। और इस तरीके से उन्होंने उन तमाम सवाल उठाने वालों के ऊपर अपने जवाब को सामने रख दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास के लिए जो कुछ करना होगा, जिस तरीके से करना होगा, मैं वो करता हुआ नजर आऊंगा। और अब ये सभी लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों की अगर बात की जाए तो इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन ने नामांकन किया, वहीं मुकेश सहनी की तरफ से भी नामांकन किया गया। कहना कि मैं बिहार आया हूं, मैं बिहार से बाहर कब गया जो बिहार आया हूं। मैं तो जो भी व्यक्ति बिहार से संसद में जाते हैं या कोई जिम्मेदारी मिलती है, वो बिहार से ही जुड़े होते हैं। न कभी बिहार से जुड़ाव कम हुआ है न होगा। तो मैं फिर से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का और यहाँ बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का, तारकिशोर जी का, अपने जायसवाल जी का, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो देखिए, शाहनवाज हुसैन ने जैसे नामांकन किया, मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सभी का आभार जताया। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम हमारे नेतागण, जीतन राम मांझी जी, सबके सहयोग से मैं विधान पार्षद के लिए मैं चुना गया हूं और इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और ऐसी कोई बात ही नहीं था और कल ही हमारे पास जैसे सूचना मिला तो मैं सबको धन्यवाद व्यक्त किया हूं और ये बहुत खुशी की बात है। और एनडीए का हम सहयोगी हैं और साथ हैं और कोई समय सीमा का कोई लिमिट नहीं है। हम एक घर में हैं और ये सरकार 5 साल चलने वाला है और 5 साल हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है। तो बीजेपी के एमएलसी पद के उम्मीदवार शाहनवाज हुसैन को बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इससे और ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने मुकेश सहनी को भी बधाई दी। भागलपुर से चुनाव जीता था और जब मैंने इस्तीफा दिया था तो उस सीट पर भी पार्टी ने शाहनवाज हुसैन जी को ही उम्मीदवार बनाया था, उनकी जीत हासिल हुई थी। और शाहनवाज जी के विधान परिषद में आने से एनडीए को काफी लाभ मिलेगा। विशेष करके जो सीमांचल का इलाका है, जो शाहनवाज जी का बहुत पुराना कार्यक्षेत्र रहा है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और कोसी का जो इलाका है, उन सारे इलाकों में इनके आने का काफी बड़ा लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि एनडीए ने श्री मुकेश सहनी और श्री शाहनवाज हुसैन जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों की जीत सुनिश्चित है। और हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना से। साकेत, अगर इन सभी स्टेटमेंट को देखा जाए तो एक बात जाहिर होती है कि शाहनवाज हुसैन का चयन, सीमांचल में उनका प्रभुत्व, सीमांचल में उनकी पैठ, जमीन पर उनका काम और उनका तजुर्बा, ये एक बड़ी वजह दिखती है।
देखिए, बिल्कुल लगातार ये बात सामने आ रही थी कि आखिर शाहनवाज हुसैन की क्या भूमिका होगी, और खास करके मुस्लिम चेहरा, बीजेपी के अंदर गिना चुना मुस्लिम चेहरा है जिसमें से एक शाहनवाज हुसैन भी है। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। हालांकि उन्हें केंद्र की राजनीति से अब बिहार की राजनीति में लाया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर यहाँ भी उन्हें लाया गया है तो एक बड़ी भूमिका होगी विभाग, क्योंकि आप देखिए जिस तरह का स्ट्रेचर शाहनवाज हुसैन का है उससे पार्टी नहीं छोड़ सकती है। और साथ ही साथ पार्टी के लिए भी एक बड़ी बात होगी कि एक मुस्लिम चेहरे को उन्होंने जिम्मेदारी दी है, और माना जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट में शाहनवाज हुसैन को मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो ऐसी तमाम चर्चाएं हैं, क्योंकि शाहनवाज हुसैन को अगर लाया गया है। बार ये सवाल पूछ रही थी कि किस तरह की भूमिका होगी शाहनवाज हुसैन की आपके साथ नीतीश जी। हालांकि नीतीश जी ने इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, वेट एंड वॉच की मुद्रा में नजर आए। नहीं, देखिए, शाहनवाज जी का लंबा अनुभव है केंद्र की राजनीति का और बिहार की राजनीति में भी, तो निश्चित रूप से उनके आने से अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा पार्टी के समन्वय में और पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने। देखिए, बिल्कुल शाहनवाज हुसैन को लेकर जो बातें चल रही थी, और खास करके नीतीश कुमार ने भी आज ये बात कही है कि शाहनवाज हुसैन को अगर बिहार में भूमिका दी गई है तो एक बड़ी चीज है, और उसको लेकर उन्होंने बधाई भी दिया है। हमारे साथ राणा रणधीर है, एक बार हम इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग बिहार की सियासत में उनको लेकर आए हैं, क्या जिम्मेदारी मिलेगी उनको? देखिए, शाहनवाज साहब तो बिहार के हैं ही और यहाँ की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको लेके आया गया है, यहाँ की राजनीति की है, यहाँ से पहले सांसद बने हैं, किशनगंज से संघर्ष किया है, और उनका लंबा अनुभव है केंद्र की राजनीति में। केंद्र में मंत्री रहने के नाते संगठन का काम देखते रहे हैं, तो संगठन भी मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह उनको। संगठन और सरकार का बहुत अनुभव भी है उनको, और बेहतर समन्वय बैठाकर काम करने का भी उनको अनुभव है। तो मैं समझता हूं कि अच्छा है पार्टी के लिए, एनडीए के लिए उनका अनुभव काम आएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब सवाल उनसे लिया गया कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में काम, तो उन्होंने कहा कि हमने केंद्र में भी काम किया है नीतीश जी के साथ। वही मैंने कहा ना कि साथ में दोनों व्यक्ति मंत्री रहे हैं, और शाहनवाज जी का लंबा अनुभव है सरकार का भी और संगठन का भी, तो इस नाते वो एनडीए के हित में, बिहार के हित में अच्छा काम होगा। बिल्कुल, तो बिहार के हित में अच्छा काम करेगा, ऐसा जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं। और खास करके विभाग अगर देखे कि शाहनवाज हुसैन को जिस तरह से बिहार में लाया गया है, तो निश्चित तौर पर इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक मुस्लिम चेहरे को जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा पे लगातार जो बातें लगातार मुकेश सहनी की बात की जाए तो उनकी नाराजगी उनके स्टेटमेंट से पहले जाहिर हो चुकी थी कि 4 साल का कार्यकाल वो नहीं चाहते हैं, पूर्णकालिक उन्हें कार्यकाल चाहिए। यानी ऐसे में क्या ये माना जाए कि मुकेश सहनी की नाराजगी दूर करने के साथ साथ एनडीए ने ये भी सुनिश्चित किया कि ये नाराजगी भारी ना पड़े और इसका नुकसान किसी भी स्तर पर ना हो, ये भी कवायद इस नामांकन के साथ होती हुई नजर आई। क्या हाल है, यही ड्यूटी है। इजाजत है भाई। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल आप देखिए मुकेश सहनी के पार्टी के तरफ से ये कहा गया कि जो जिस तरह का उन्हें नेतृत्व जो एमएलसी के लिए जो दिया जा रहा है वो अल्पकालीन में वो नहीं जाएंगे, उनको पूर्णकालीन जो एमएलसी का कार्यकाल है उसके लिए उनको नामित किया जाए तब वो जाएंगे। और उसके बाद शाम को आप देखिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद जो कि डिप्टी सीएम है, वो लोग मुख्यमंत्री आवास जाते हैं और वहां पर बैठकर बात होती है। और जो हमारे सोर्स बताते हैं कि उस समय वहां से जो मुकेश सहनी से भी बात की गई और तब जाकर मुकेश सहनी इस पूरे मामले पर माने हैं। और आज जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या अब आप मान चुके हैं जो आपको कार्यकाल दिया गया है उसमें आप अब चूंकि आपने नॉमिनेशन कर दिया, तो उन्होंने ये बात कही कि एनडीए सरकार एकजुट है, हम लोग 5 साल तक बिहार में सरकार चलाएंगे। तो एक मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन जिस तरह से कल मुकेश सहनी नाराज हुए थे उसके बाद ये माना जा रहा था कि उनको नॉमिनेटेड वाले जो एमएलसी के चुनाव अभी होने हैं जिसमें राज्यपाल को जिनमें नॉमिनेट करना है एमएलसी के लिए उसमें वो जा सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले बातचीत करके मुकेश सहनी को सामने अब देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच इस नामांकन के दौरान जब शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने अपना नामांकन किया एमएलसी के लिए, वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी भी रही और मीडिया के सामने उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। एनडीए का गठबंधन है, उसके चारों घटक दल हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार में भी काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी काम कर रहे हैं। और दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया
निर्वाचित होंगे और इन लोगों को मुझे पूरी बधाई है और सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। सर मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? सर मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? आपने बार बार कहा है कि भाजपा जब चाहेगी तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या भाजपा ने हरी झंडी दे दी है, उसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा? और देखिए, सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें एलजेपी छोड़ने वालों पर पार्टी प्रवक्ता का एक अजीबोगरीब बयान सामने आ चुका है। हम उन बयानों को भी आपके सामने रख रहे हैं। एलजेपी छोड़ने वालों पर पार्टी प्रवक्ता ने ये अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसमें एलजेपी प्रवक्ता संजय सिंह का ये बयान इस वक्त सामने है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी छोड़ने वाले विष के रूप में पार्टी में काम कर रहे थे। जो लोग अब पार्टी में बचे हुए हैं वो अमृत के समान है। संजय सिंह का यह बयान इस वक्त सामने है, जो पार्टी की परेशानी और बढ़ा सकता है। एलजेपी छोड़ने वालों पर उन्होंने इस तरीके से प्रहार किया है, अजीबोगरीब बयान दिया गया एलजेपी प्रवक्ता संजय सिंह की तरफ से। टिकटार्थी थे और इन लोगों का जब टिकट नहीं मिला तो ये लोग विरोध में आ गए। और कभी भी आप कोई भी पार्टी हो, कभी भी 100% संभव नहीं सबको टिकट दे पाना। और वैसे भी समुद्र मंथन में 20 और अमृत, तो ये लोग पार्टी के लिए 20 के रूप में काम कर रहे थे। बहुत कुछ सालों से ये लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। तो निश्चित रूप से अगर ये हट गए हैं और नए लोगों के आने से इन लोगों को परेशानी हो रही थी, तो पार्टी में जो है अब अमृत बच गया है, 20 अलग हो गया है। वहीं एलजेपी में टूट पर जेटीयू ने बड़ा हमला किया है। जेटीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि चुनाव के समय मेहनत करने वालों के साथ धोखा हुआ है। अब कार्यकर्ताओं की आंखें खुल गई हैं। क्षेत्र में जैसे लालू परिवार की सेवा की गई अपरोक्ष रूप से, तो सच होता है। कार्यकर्ताओं ने अपने मेहनत के बदौलत पार्टी में अपनी भूमिका अदा की। अब जब समय आया तो पहचानते नहीं, तो अब चुनाव परिणाम आ गया। अब कार्यकर्ताओं के मन के अंदर ये जज्बात पैदा हुआ कि पार्टी का आधारभूत संरचना में तो हमारी भूमिका तय कर दी। पार्टी की जो राजनीतिक लाइन थी, उस लाइन में आपने किसकी अपरोक्ष सेवा किया, तो यह पर्दा जब हट गया तो स्वाभाविक है कि राजनीति में जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपनी भूमिका तय करते रहे। अब टुकुर टुकुर देखते रहिए और पार्टी से कार्यकर्ता पलायन करते रहेंगे। और बुलेटिन में बात उस हत्याकांड की जिसने बिहार में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो पटना के हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड में अब तक पुलिस को सिर्फ सुराग की तलाश है, क्योंकि अभी तक की जांच में पुलिस को कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। खबर ये कि कल एसआईटी की टीम ने बेऊर जेल में अपराधियों से पूछताछ की है। टीम ने जेल में बंद 1 दर्जन अपराधियों से पूछताछ की और ये बताया जा रहा है कि पुलिस को इस दौरान कुछ सुराग जरूर हाथ लगे हैं। एसआईटी ने संदिग्ध शूटरों की अपराधियों को तस्वीर दिखाई है, जिसके आधार पर शूटरों को पहचानने की कोशिश इस वक्त जारी है। हालांकि पुलिस के कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी साफ साफ बोलने से कतरा रहे हैं। तो रुपेश हत्याकांड के बाद जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव कटिहार के एक अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए नजर आए। आरोप है कि बंदूक के लाइसेंस देने में यहां भारी अनियमितता बरती गई। पूरे मामले के बारे में बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। बिहार में चर्चित रुपेश हत्याकांड के मामले में अब तार कटिहार से जुड़ने को लेकर कटिहार में एक संशय का माहौल बना हुआ है। इस बीच जाप सुप्रीमो ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए आरोप लगाया है कि कटिहार डीएम कमल तनूज द्वारा सभी नियमों को ताक में रखकर बड़े स्तर पर जो गन लाइसेंस वितरित किया गया है
कहीं ना कहीं इस हत्याकांड का तार इससे भी जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि कटिहार डीएम साहब पिछले कई दिनों से छुट्टी में हैं और आज देर शाम तक उनको कटिहार आना है और चर्चा ये भी है कि डीएम साहब देर शाम तक इस बारे में अपना पक्ष रख सकते हैं। हालांकि अभी भी जो स्थिति है इस पर कटिहार के कोई भी अधिकारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। तमाम आरोपों पर अब डीएम साहब का क्या सफाई आएगा और पूरा मामला क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल कटिहार में इस आरोप के बाद एक संशय बना हुआ है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो देखिए, रूपेश हत्याकांड को लेकर के बिहार की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। इस बीच जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने 2 आईएएस अधिकारियों पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी है। बड़ी मछली को बचाना चाहती है, सीबीआई इंक्वायरी आप करिए और पूरी पब्लिक डोमेन में आने दीजिए कि दूध का दूध पानी हो, कि किस तरीके से बिहार सरकार के अंडर में जितना विभाग है वो कैसे लूटा जा रहा है। पब्लिक का पैसा 80% इन माफियाओं के घर में कैसे जा रहा है, ये सबसे बड़ा सब। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के 48 घंटे बीत चुके हैं और इस अभियान के तहत सबसे पहले डॉक्टरों को टीका लगाया गया ताकि लोगों तक सकारात्मक संदेश जा सके। तीसरे दिन जब न्यूज़ 18 की टीम ने डॉक्टरों से बात की तो वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आए। साथ ही डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैल रहे तमाम अफवाहों पर वो ध्यान न दें। डॉक्टरों से बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। पिछले 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है और कई लोगों ने कोरोना को दूर भगाने के लिए उसका टीका भी लिया है। एनएमसीएच में जो 3 डॉक्टर सबसे पहले जिन्होंने टीका लिया उसमें डॉक्टर संतोष और डॉक्टर अमित कृष्णा हैं, दो डॉक्टर हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं कि आज तीसरे दिन उनके बॉडी पर किस तरह का इफेक्ट किया है। सबसे पहले आपने एनएमसीएच में टीका लिया था, आज तीसरा दिन है, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका हुआ है? मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। 3 दिन हो गए हैं टीका लिए हुए और मैं अपना रूटीन वर्क एकदम नॉर्मली कर रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं हुआ, जरा सा भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। हमें एकदम जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी है, अपना काम सब कर रहे हैं, ड्यूटी पे अभी आए हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, टीका बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सवाल ये है कि आपने लगवा लिया, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं वो क्यों हैं? गलत लोगों की बात सुनेंगे तो आशंकाएं होगी ही, इसीलिए सरकारी पोर्टल पे जो भी न्यूज आता है उनको सुने, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको पालन कीजिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और टीका लेना है, जरूरी है सबके लिए। किसी तरह की कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई है और लगातार 3 दिन से ड्यूटी पे भी हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि जो आपका सोशल मीडिया की जो बातें हैं उस पर ध्यान न दे करके जो आपके डॉक्टर हैं, जो आपके सर्कल हैं, जो गवर्नमेंट पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको फॉलो करें। अगर आपने अभी तक कोरोना का टीका नहीं लिया तो आप भी आ जाएं, क्योंकि ये दोनों युवा डॉक्टरों ने जो बात कही है वो निश्चित तौर पर काफी उत्साहजनक है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 एनएमसीएच पटना। कोरोना के मामले कम होने की खुशी में गोपालगंज में एक अलग तरीके से जश्न मनाया गया। जरा आप उन तस्वीरों को भी देखिएगा। ये सिधवलिया की तस्वीर है। सिधवलिया प्रखंड के करसघाट पंचायत में मुखिया की तरफ से कार्यकर्ता सम्मान समारोह और भोज का आयोजन किया गया। ये जिस जगह पर ये आयोजन हो रहा है ये मुखिया जी का आवास है और इस समारोह में ऑर्केस्ट्रा डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए। अब सवाल यही कि इस तरह के आयोजन के लिए इन ऑर्केस्ट्रा डांसर्स की इन ठुमकों की जरूरत क्यों थी और जिस तादाद में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी रही, सोशल डिस्टेंसिंग आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और इसके बावजूद मुखिया जी बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि देखिए कोरोना खत्म हो रहा है, इसलिए ये आयोजन किया गया, लोग एक दूसरे से मिल सके इसलिए आयोजन किया गया, गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। लेकिन मुखिया जी के पास ये जवाब नहीं, तस्वीरों में कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। झेल रहे थे कोरोना के वजह से, जो हम लोग पंचायतवासी एक जगह होकर के ना कभी हम लोग जश्न मना पाते थे, ना खाना खा पाते थे, ना आपस में बातें कर पाते थे। आज काफ़ी दिनों के बाद कोरोना से कुछ निजात मिली है, फिर भी हम लोग कोरोना के नियम को पालन करते हुए और 9 वर्ष के अवसर पर
अपने पंचायत वासियों को, अपने सभी कार्यकर्तागण को हमने आमंत्रित किया था। लोगों के सम्मान समारोह में हमने अपने पंचायत के कार्यकर्ता का आज सम्मान समारोह रखा है। इसमें लगभग हमारे पंचायत के सम्मानित 4000 जनता शामिल हुए हैं। और ऐसे में न्यूज़ 18 के ये सवाल देखिए कि क्या ऐसे ही कोरोना का खात्मा होगा क्या? क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। जश्न में अश्लीलता आखिर क्यों परोसी जा रही है? कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्या ऐसे कराएंगे? और चलिए एक अच्छी खबर और एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सिवान के पकवालिया गांव के लोगों ने अपनी मेहनत से नदी पर 5 लाख की लागत से पुल का निर्माण करा दिया। ग्रामीणों का यह कहना है कि जब जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाकर ये थक गए तो इन लोगों ने चंदा कर इस पुल का निर्माण करा दिया। इनकी नदी पर बने इस पुल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। पकवलिया गांव के लोग एक मिसाल पेश कर दिए हैं। कई दिनों से नेताओं और अधिकारियों को चक्कर लगाते लगाते थक चुके इन्होंने चंदा इकट्ठा कर पुल का निर्माण कर लिया। आप देख सकते हैं ये जो ग्रामीण है और ये पुल जो काफ़ी वर्षों से नहीं बना था, अधूरा था। सरकार द्वारा पिलर तो दे दिया गया लेकिन काफ़ी वर्षों के बाद कोई व्यवस्था नहीं की गई। लिहाजा ग्रामीण काफ़ी साहस का परिचय देते हुए, एक मिसाल पेश करते हुए इन्होंने चंदा इकट्ठा किया। करीब 5 लाख चंदा इकट्ठा कर एक मिसाल पेश कर दी। कुछ ग्रामीण है, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह चंदा इकट्ठा किए और क्या परेशानी हुई इनकी। हम लोग को जैसे चेचरा पहले बांस का पुलिया हम लोग बनाकर इसको इस्तेमाल किया करते। इस पे देखते थे कि 2-3 हज़ार के लगभग आदमी यहाँ से विलम्ब करने लगे, तो हम लोग सोचे कि कुछ सरकार से मदद लेकर अपना पुल निर्माण कर लें, लेकिन सरकार कोई मदद नहीं किया। तो गांव वाले ने मिलकर, हम सब मिलकर एक साथ मीटिंग किए, अरेंज कर और हम लोग चंदा लगाकर इस पुल का पाया से लेकर हर चीज़ निर्माण किया। कहाँ से चंदा, कितना चंदा लगा, कौन लोग चंदा दिया? हमारे गांव के लोगों ने दिया 5 लाख रुपए चंदा में उसले और इतना बनाए और काम आधा अधूरा है। अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, कोई हम लोग को हेल्प करने के लिए राजी नहीं है। आप क्या कहेंगे, कैसे चंदा इकट्ठा हुआ और क्या कहना है आपको? हमको यही कहने का है आगे चंदा जो है सो हम लोग वसूल करके चचरा बनाया। हम लोग पहले रेलवे रास्ता था, हम लोग कितना हमारे गांव का आदमी और पब्लिक आदमी कट जाता था, तो जो है सो हम लोग पहले बांस का चेचरा बनाया। उसके बाद जो है सो चंदा गांव से लगा के 3-4-5 लाख रुपया हम लोग जमा किया। जमा करके हम लोग गाटर दे करके उस पर टीना डाल के हम लोग किस तरह भी हिल रहे हैं, लेकिन बड़ा गाड़ी या छोटा गाड़ी नहीं जाती है, साइकिल वगैरह जाता है। आप पैदल हम लोग जाते हैं, हिलते हैं। ये पुल हमारा जो है बहुत सभी आदमी को यही रास्ता है, दूसरा तो है नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ मदद कर दे तो ये पुल मुकम्मल हो जाए। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। आज हम हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। स्वच्छता और पानी। Pledge to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health, water is hygiene, water is safety, and water is future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality and work towards a day no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।